हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर बहुत बहुत अच्छे हुए होंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं आपके सामने आज एडवांस्ड अकाउंटिंग मई 23 का पेपर का पहले एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन आपको दूंगा। आज कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बनाए हैं। सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। मैंने चेक भी किया, मेरे को नहीं दिखी। अगर मान लीजिए बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो आप मेरे नोटिस में ज़रूर लेकर आना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग मेरा पीडीएफ, ये सॉल्यूशन का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए हम शुरू करते हैं अपने पेपर का पहले एनालिसिस कि पेपर कहाँ कहाँ से आया, कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से क्वेश्चंस यानी कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा की तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 पार्ट हैं उसमें पहला पार्ट AS7 का था, 5 नंबर का। AS9 5 नंबर का था, बी पार्ट। AS18 का क्वेश्चन था, C 5 नंबर का। और फिर AS17 का क्वेश्चन था 5 नंबर का। तो 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो हमेशा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है नॉर्मली। दूसरा क्वेश्चन पूरे 20 नंबर का था अमालगमेशन का, ठीक है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, आपके इंस्टीट्यूट के बुक से ही क्वेश्चन था, हमारे मटेरियल में भी है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सही से किया होगा उन्होंने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया होगा। तीसरा क्वेश्चन होल्डिंग कंपनी का, जिसमें CPL मतलब कंसोलिडेटेड PNL पूछा गया, 15 नंबर का। और फिर देखिए यहां पर 15 की बैलेंस शीट भी पूछी गई। इसका मतलब अगर देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी इस बार 30 नंबर का पूछा गया, 30 नंबर का। और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन दोनों, CPL भी लड्डू, 15 नंबर के लायक क्वेश्चन था नहीं वो, ईमानदारी से बता रहा हूं। अगर 10 नंबर में भी वो क्वेश्चन दिया जाता ना तो बच्चे खुश होते, लेकिन 15 नंबर में था। और 15 नंबर में ही बहुत ही आसान एक बैलेंस शीट पूछी गई, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनानी थी। तो 30 नंबर होल्डिंग से, जिन्होंने ये 2 क्वेश्चन ही बना दिए होंगे बेटा पास तो वो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक बी पार्ट था इसमें, थर्ड में NBFC का, जिसमें नेट ओन्ड फंड निकालना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है और स्टडी मॉड्यूल से ही वो उठाकर डाल देते हैं। फिर होल्डिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 15 नंबर, और उसके बाद पार्टनरशिप की थ्योरी थी चौथे में, बी पार्ट, जो गार्नर वर्सेस मरे रूल। इन्होंने थ्योरी पूछा था कि गार्नर वर्सेस मरे रूल किन सिचुएशंस में नहीं लगता। फिर 5वां क्वेश्चन 10 नंबर का बाईबैक का था और 10 नंबर बैंकिंग का था, रिबेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकालना था, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और एक नोट बनाकर आपको बताना था कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा बैंकिंग कंपनी के। 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 करने होते हैं। इसमें बाईबैक की थ्योरी थी 5 नंबर की। इसका मतलब बाईबैक ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 10 नंबर का और नीचे थ्योरी, तो बाईबैक भी टोटल मिलाकर देखा जाए तो 15 नंबर का इस बार पूछा गया। लिक्विडेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन था प्रैक्टिकल। फिर LLP की थ्योरी थी, ठीक है। ESOP 5 नंबर का था और फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 5 नंबर का क्वेश्चन था। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स हैं हमारे उनमें पार्टनरशिप से इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। मुझे बहुत शॉकिंग लगा, हर बार पार्टनरशिप से तो बड़ा क्वेश्चन पूछता ही था, 15 नंबर 20 नंबर पूछता ही था। इस बार पार्टनरशिप से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन थ्योरी के पूछे गए, एक LLP से 5 नंबर का और एक ये 5 नंबर का गार्नर वर्सेस मरे रूल की थ्योरी पूछी गई। बस, बाकी पार्टनरशिप से इस बार पूछा ही नहीं गया, ठीक है, सरप्राइजिंगली। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा गया। फिर कौन कौन से बाकी सारे चैप्टर में से लगभग क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से AS नहीं पूछे गए इस बार। 4 से कोई AS क्वेश्चन नहीं आया, AS 5 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 19 से कुछ नहीं पूछा गया, 20 से कुछ नहीं पूछा गया, 22 से कुछ नहीं पूछा गया, 24, 26, 29 से कुछ नहीं पूछा गया। यानी 4 ही AS से क्वेश्चन पूछे गए, 7, 9, 18,
17, ये आपके एएस से इस बार क्वेश्चन पूछे गए। बाकी जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब बच्चे कहते होंगे सर हमने तो इसमें इतनी मेहनत की। बेटा तो इसमें कोई मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, 100% सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ही, ठीक है। और ये फिर आपको नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही है। और इंस्टीट्यूट हमेशा थोड़ी ना करता कि ऐसे इसमें से क्वेश्चन ना पूछे। एएस 22 से, 20 से, 19 से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार नहीं पूछा गया। इस बार 7, 9, 18 और 17 यहां से पूछा गया, ठीक है। ठीक है जी, तो ये था पेपर का एनालिसिस। आइए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ एडवांस अकाउंटिंग May 23। मैंने हमेशा अपना डिस्क्लेमर देता हूं कि सॉल्यूशन मैंने अपनी एजम्पशन के हिसाब से बनाए हैं। इंस्टीट्यूट की एजम्पशन कोई भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। पीडीएफ ये जो है सॉल्यूशन का, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और फिर से बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। ये हमको मोटिवेट करता है। आपकी तरफ से जब लाइक्स आएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, पहला क्वेश्चन AS7 का था। तो क्या क्वेश्चन था एक बार मैं पढ़ देता हूं। फिशर कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। The following details are available in records of a company for the year 31st March 2023. Particulars: total contract price 24,000 lakhs, यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दोगे तो आपको टोटल इतना पैसा मिलने वाला है। वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड ये दोनों कहलाती हैं कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। मतलब आज तक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, वो हुआ है 15,000, जिसमें से 12,500 का काम सर्टिफाई हो चुका है और 2,500 का काम अभी सर्टिफाई नहीं हुआ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना काम सर्टिफाई हुआ, कितना काम सर्टिफाई नहीं हुआ। मेरे को मतलब है कितना काम हुआ। तो 15,000 की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी, ठीक है। तो मेरे लिए यही कॉस्ट इनकर्ड होगा। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क है 17,500। इसका मतलब 17,500 का कॉस्ट और इनकर्ड होगा। तो जानते हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी इनकर्ड होने वाली है, 32,500, जबकि रेवेन्यू कितना है 24,000। तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस होने वाला है। साफ साफ दिख रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है, 24,000 माइनस 32,500 या 32,500 माइनस 24,000, तो 7,500 का आपको लॉस होने वाला है। 7,500 हुए, 8,500, 32,500 माइनस 24,000, 8,500 का लॉस होने वाला है, ठीक है। इतना लॉस होने वाला है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, इतना पैसा आपको कस्टमर से मिल गया और इतना मिलने वाला है। तो टोटल मिलाकर जो आप बिलिंग कर चुके हो वो 14,000 की बिलिंग कर चुके हो, जिसमें से 11,000 मिल गया और 3,000 मिलने वाला है, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछता है, कहता है अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ AS7 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। क्या क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो बेटा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आपको लॉस होने वाला है तो पूरा का पूरा लॉस हमको अभी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पूरा का पूरा लॉस, ठीक है। तो ये जो 8,500 है ना, दिस इज टोटल फॉरसीएबल लॉस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 8,500 ये पूछ रहा है। तो ये देखिए मैंने निकाल कर बता दिया, 8,500 का आपको लॉस होने वाला है। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई 8,500। दूसरा कहता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, जितना कॉस्ट इनकर्ड हो गया वही कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है। तो टोटल मिलाकर 15,000 का कॉस्ट इनकर्ड हो गया, तो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है 15,000। फिर कहता है कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें करंट ईयर के एंड तक। तो जितना काम हो गया उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लो, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन जिसको बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलता है कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। ये आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आता है। तो देखो यहाँ पर आज तक 15,000 का कॉस्ट इनकर्ड हो चुका, टोटल होगा 32,500, तो 46.1538% आपने अभी तक काम पूरा किया है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है कितना, 24,000, उसका 46.1538%, तो 11,077 रुपए आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। 11,077 रुपए का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अप टू द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है। और फिर कहता है, क्या पूछ रहा है चौथे पॉइंट में, अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर एज एट द ईयर एंड। ईयर एंड में कितना अमाउंट कस्टमर से लेना है या कितना देना है। तो बेटा जो भी कॉन्ट्रैक्ट
कॉस्ट आपने इनकट कर दिया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकट कर दिया है आपने? 15,000। इसमें से कोई अगर फोर्सिएबल लॉस है उसको माइनस कर दो, तो कितना है? 8,500। जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग कर दी है, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो, तो 14,000 की आपने बिलिंग कर दी है, जिसमें से 11 मिल गया और 3,000 मिलने वाला है, तो टोटल 14,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना माइनस करोगे? तो देख लो जरा, अगर फिगर पॉजिटिव आता है तो अमाउंट रिसीवेबल है और नेगेटिव आता है तो अमाउंट पेबल है। तो 15,000 में से 8,500 घटाओ, फिर उसके बाद 6,500 बचा, उसमें से 14,000 घटाओ, तो बेटा 7,500 आता है नेगेटिव। इसका मतलब आपको पेमेंट करना है, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है 7,500। तो ये कैसे निकाला? ये देखो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकट माइनस टोटल फोर्सिएबल लॉस, उसके बाद प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड दोनों। तो ये देखिए अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अगर नेगेटिव आएगा तो ड्यू टू कस्टमर है, पॉजिटिव आ जाता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1A AS7 का। अब आते हैं AS9 का क्वेश्चन है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन है। उसमें बोला गया था 3 सिचुएशन दी हैं आपको और कहता है बताओ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। 1. On 15th Jan 2023, twice worth rupees 5 lakh were sent to A on consignment basis, of which 25% twice unsold were laying with A Limited on 31st March 2023। 5 लाख के ट्वाइस कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजे गए, जिसमें से 25% कंसाइनी के पास अनसोल्ड है। तो जितना कंसाइनी ने बेच दिया उतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो 5 लाख का 75% यानी 3,75,000 का रेवेन्यू आप आज रिकॉग्नाइज कर लीजिए अप टू द एंड ऑफ करेंट ईयर। बाकी जो 25% यानी 125,000 का रह गया वो अगले साल जब बिकेगा तब रिकॉग्नाइज होगा, अभी उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो आपका स्टॉक माना जाएगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन कहता है 2,25,000 का गुड्स बेचा हमने किसी भी एस लिमिटेड को और डिलीवर किया 15 अप्रैल को एस लिमिटेड की रिक्वेस्ट पर। तो अगर डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पर डिले होती है तो हम रेवेन्यू को अभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, प्रोवाइडेड गुड्स आपके हाथ में होना चाहिए डिलीवरेबल सिचुएशन में या डिलीवरेबल पोजीशन में। अगर आपके पास गुड्स रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर डिलीवर है, तो बायर कहता है अभी मत भेजना, मेरा गोडाउन खाली नहीं है, तो आप कोई बात नहीं है, गुड्स उसकी रिक्वेस्ट पर डिले हो गया डिलीवरी, लेकिन आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज इमीडिएटली कर सकते हो। उसके बाद देखिए अप्रूवल बेसिस पर भेजा 3.5 लाख का गुड्स। नॉर्मली क्या होता है, अप्रूवल बेसिस पर जब हम गुड्स भेजते हैं तो अप्रूवल आ जाता है तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, या पीरियड ऑफ अप्रूवल एक्सपायर हो जाता है तब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो यहां पर 1 नवंबर को भेजा 4 महीने के अप्रूवल के साथ, कि मतलब 4 महीने पीरियड के साथ, कि 4 महीने तक अप्रूव कर लो। अगर 4 महीने तक आपने कुछ नहीं बताया और गुड्स वापस भी नहीं किया तो हम सेल मान लेंगे। तो यहां पर देखो 1 नवंबर को भेजा, 31 मार्च तक 4 महीने से ज्यादा हो गए, तो 3.5 लाख में से उसने 75% का गुड्स तो अप्रूवल दे दिया था, 25% का अप्रूवल नहीं दिया था। तो बेटा 31 मार्च तक तो उस 25% का अप्रूवल भी क्या हो गया, एक्सपायर हो गया अप्रूवल पीरियड। तो वो जो बचा हुआ 25% है वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। यानी पूरे 3.5 लाख का रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। 3.5 लाख में से 75% का अप्रूवल तो उसने दे दिया, बाकी 25% के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, और जब कुछ नहीं बताया तो पीरियड ऑफ अप्रूवल एक्सपायर हो चुका है, तो वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए आंसर है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1C, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का क्वेश्चन है। इसमें मैंने सिचुएशन लिखी फिर आंसर लिख दिया है। पहला क्या है, कहते हैं एबीसी लिमिटेड को गुड्स बेचा वो फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, पहले ये रिलेटेड पार्टी थी, उसके बाद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज हो गई, सीज मतलब खत्म हो गई, फिर भी इनको गुड्स भेजा गया ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह। अब ये कहते हैं कि पूरे साल के ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किया जाए या सिर्फ रिलेटेड पार्टी के तौर पर जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसका डिस्क्लोजर देना है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी के साथ रिलेटेड पार्टी हूं, ठीक है, अब मेरे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, रिलेटेड पार्टी के बीच में आपस में कोई ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो उसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। लेकिन रिलेटेड पार्टी सीज होने के बाद ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह अगर कोई हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पीरियड इन विच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वाज एग्जिस्ट। उसके बाद में अगर हमारे कोई ट्रांजैक्शन होते हैं उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पीरियड इन विच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वाज एग्जिस्ट। तो पूरे साल के आपको ट्रांजैक्शन का रिलेशन मतलब जो है डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ अर्जुन लिमिटेड किसी दूसरी भीम लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं तो क्या अर्जुन लिमिटेड और भीम लिमिटेड रिलेटेड पार्टी होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर मेरा केएमपी किसी दूसरी केएमपी में किसी दूसरी कंपनी का भी केएमपी है तो समझ लीजिए फिर वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पर आशा लिमिटेड जो है वो किसी सेल करती है अपना प्रोडक्ट साशा लिमिटेड को, और साशा लिमिटेड जो है वो अकेली कस्टमर है इसकी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप अकेले कस्टमर हो, अकेले सप्लायर हो, अकेले डिस्ट्रीब्यूटर हो, अकेले फाइनेंसर हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आपका और उसका रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब मैं अलग अकेला कस्टमर हूं या अकेला सप्लायर हूं या अकेला डिस्ट्रीब्यूटर हूं या अकेला लेंडर हूं, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेटेड पार्टी नहीं होंगी, ये दोनों कंपनी। चलिए अब आते हैं 1D, ये है AS17 का क्वेश्चन। इसमें देखो ABCDE 5 सेगमेंट हैं। कहते हैं द अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट ए अलोन शुड बी रिपोर्टेड। इनका अकाउंटेंट है वो कहता है सिर्फ एक सेगमेंट यानी ए को ही रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाए, बाकी कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या वो ठीक है, और A17 के प्रोविजन के हिसाब से बताइए। तो देखिए, अगर कोई भी सेगमेंट टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। किसी सेगमेंट की एसेट 10% या उससे ज्यादा है टोटल एसेट का तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अगर किसी सेगमेंट का रिजल्ट टोटल रिजल्ट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस विच एवर इज हायर। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट के 10% या उससे ज्यादा है तो वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तो यहां पर देखो, मैंने यहां पर बना कर दिया है, यह है सेगमेंट एसेट। तो सेगमेंट एसेट का टोटल है 100। ठीक है, तो अगर किसी 100 का 10% ले लो, 100 का 10% कितना हुआ 10। तो अगर किसी सेगमेंट का एसेट 10 या इससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो इसका 50 है, ये रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल नहीं है। तो देखो स्टेटस में मैंने लिख दिया कौन कौन सा रिपोर्टेबल है। फिर देखो सेगमेंट रिजल्ट, अब लॉस है 85 और 15 100, और प्रॉफिट है 10 और 10 10 10 20 और 5 25। ठीक है, तो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो इन दोनों में से जो हायर होगा उसी को ले लेते हैं। तो हायर 100 है, 100 को उठाएंगे डिनोमिनेटर के तौर पर, इसका 10% 10 ही होगा। तो अगर किसी सेगमेंट का रिजल्ट 10 या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। ठीक है, तो ये 85 है रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये अनरिपोर्टेबल है। फिर किसी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू का तो वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो टोटल सेगमेंट है मतलब ये है 430, तो 430 का 10% होगा 43। अगर किसी सेगमेंट का रेवेन्यू 43 या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तो ये 250 है रिपोर्टेबल, ये अनरिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल, ये अनरिपोर्टेबल है। ठीक है, तो अगर किसी में भी आर आ गया ना एक में से तो वो रिपोर्टेबल है। तो उसके हिसाब से देखो, ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये तीनों में यू आर है, यू आर मतलब अनरिपोर्टेबल, तो ये अनरिपोर्टेबल है। तो जो अकाउंटेंट है वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सेगमेंट ABCD आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, सिर्फ सेगमेंट E जो है वो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट सेगमेंट ABCD आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ओनली सेगमेंट E इज नॉट रिपोर्टेबल। सो अकाउंटेंट ओपिनियन दैट सेगमेंट A अलोन शुड बी रिपोर्टेड इज नॉट करेक्ट या नॉट जस्टिफाइड भी लिख सकते हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया फिनिश। ठीक है जी। अब ये देखिए अमालगमेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमालगमेशन के क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आइए मैं जरा एक बार पढ़ लेता हूं। X Limited and Y Limited had been carrying on business independently. अलग अलग ये काम कर रहे थे अभी तक। They agreed to amalgamate and form a new company XY Limited with an authorized share capital of rupees 40 lakh divided into 8 lakh equity share of 5 each. तो जो नई कंपनी है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल रखी गई 8 लाख शेयर, 5 रुपए का एक शेयर है, मतलब 40 लाख। 31 मार्च 23 को द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ X and Y वर एज फॉलो। क्या क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल दोनों का दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दोनों के हैं, प्लांट यानी PPE दोनों का है, करंट एसेट दोनों का है। फिर इन्होंने अपनी PPE और करंट एसेट का रिवैल्यूएशन किया। तो रिवैल्यूएशन में देखो क्या है, PPE 71 लाख और ये 29 लाख 95 हज़ार, ये 39 लाख और 15,77,500, ये इन्होंने रिवैल्यूएशन किया अपनी PPE का। कब, जिस दिन अमालगमेशन हो रहा था उस दिन। द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 137,250 ओड बाई X to Y। तो ये आपस के लेन देन है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो इन दोनों को मिलाकर तो डेटर्स से क्रेडिटर्स दोनों तरफ से इसको माइनस कर देते हैं, इसी को कॉन्ट्रा आइटम भी बोलते हैं। ठीक है, द परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिवेंचर एज अंडर। तो जो परचेज कंसिडरेशन है, और परचेज कंसिडरेशन कौन देगा, XY लिमिटेड जो नई कंपनी बन रही है इन दोनों को मिलाकर, वो परचेज कंसिडरेशन पे करेगी किसको,
टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड टू शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। तो वो क्या क्या दे रही है? वो कहती है 6,20,000 टोटल इक्विटी शेयर देगी एक्स वाई लिमिटेड, देगी किसको? एक्स एंड वाई को, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर विच वर एज फॉलो। मतलब यह है 6,20,000 शेयर दोनों को दिए जाएंगे, लेकिन ये 6,20,000 शेयर बांटे कैसे जाएंगे एक्स और वाई के शेयर होल्डर में? तो पिछले 4 सालों का इनका प्रॉफिट देख लिया जाएगा, पिछले 4 सालों का, और उसका एवरेज ले लो, उस एवरेज का रेशो बनाएंगे और उस एवरेज के रेशो में इस 6,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक्स लिमिटेड का रेशो बनाऊं, देखो तो कितना होगा? 42,50,000, फिर प्रॉफिट होगा 44,45,760, फिर देखिए लॉस है तो लॉस माइनस कर देंगे 75,000, फिर प्लस है प्रॉफिट 37,79,240, ये हो गया 1,24,00,000। इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 31 लाख जो है ना, इसका एवरेज प्रॉफिट आ गया 31 लाख, इसका एक्स का एवरेज प्रॉफिट आ गया। वाई का देख लेते हैं, 26,50,000 प्लस 27,60,000 प्लस 34 लाख प्लस 35,90,000। ठीक है, ये भी 1,24,00,000 है, इसको भी 4 से डिवाइड करो तो ये भी 31 लाख ही आएगा। तो इसका मतलब 31 लाख एवरेज इसका, 31 लाख एवरेज इसका, तो जो रेशो बनेगा वो 1:1 बनेगा। तो ये 6,20,000 शेयर जो है ना, इसको 1:1 यानी आधा आधा बांट देंगे, तो 6,20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 3,10,000 शेयर मिलेंगे एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को और 3,10,000 शेयर मिलेंगे वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर को। टोटल अगर पीसी बोलें इन दोनों को तो 6,20,000 इंटू 5, मतलब 3,10,000 इंटू 5 अगर मैं करूंगा ना, तो 15,50,000 रुपए की कैपिटल के शेयर एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को मिलेंगे और 15,50,000 की कैपिटल के शेयर किसको, कैपिटल का अमाउंट किसको मिलेगा? वाई लिमिटेड को। ठीक है, फिर कहते हैं 7.5% डिवेंचर इन एक्स वाई लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 4% रिटर्न ऑन बिजनेस एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑन 31 मार्च 2003 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। मतलब परचेज कंसिडरेशन में 7.5% डिवेंचर भी दिए जाएंगे। और डिवेंचर कितने दिए जाएंगे? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी? जो दोनों कंपनियों का पीपीई है, करंट एसेट है, उसमें से ट्रेड पेबल माइनस करोगे तो ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। समझे? पीपी आफ्टर रिवैल्यूएशन लेना है, करंट एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन लेना है, और इस ट्रेड पेबल का तो रिवैल्यूएशन है नहीं, तो इसकी बुक वैल्यू जो पहले से दे रखी थी वही ले लेंगे, वो माइनस करके ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की 4% निकालेंगे तो ये इतनी इनकम मांग रहे हैं डिवेंचर होल्डर, कहते हैं हमको इतना इनकम हो जाए हर साल, तो इतना इनकम जो आएगा उसको 7.5% डिवेंचर का रेट है, तो 7.5% से मतलब इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर नहीं बल्कि अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड आ जाएगा। ठीक है, तो पीसी में क्या क्या दिया जाएगा? 6,20,000 के तो शेयर्स, 6,20,000 शेयर एट ₹5 ईच, यानी 31 लाख रुपए के शेयर। और डिवेंचर कितने दिए जाएंगे? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, उसका 4% निकालो और उसको 7.5% से डिवाइड कर दो तो डिवेंचर आ जाएंगे। ठीक है, कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे, तो जितने शेयर हैं और जितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे उन दोनों को जोड़ दोगे तो वो टोटल पीसी होगा। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर टू बी इशूड टू एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, यानी कितना शेयर्स और कितना डिवेंचर्स का अमाउंट एक्स और वाई के शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। तो देखो, ये सबसे पहले तो मैंने स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर इशूड टू एक्स एंड वाई, तो ये देखो इक्विटी शेयर्स 15-50 जो 1:1, और इसके लिए देखो वर्किंग नोट 1 बनाया है मैंने, ये 31 लाख, ये 31 लाख, तो रेशो क्या बना? 1:1। फिर डिवेंचर ये कैसे आए? डिवेंचर देखो ऐसे आए, कंपुटेशन और कैलकुलेशन ऑफ 7.5% डिवेंचर इशूड। तो पहले देखो पीपी आफ्टर रिवैल्यूएशन, करंट एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन, ट्रेड पेबल्स, ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का। कैपिटल एम्प्लॉयड का 4% ये आएगा, और इसको 7.5% से डिवाइड कर दोगे तो 22 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए जाएंगे एक्स को, और 19,60,000 के डिवेंचर इशू किए जाएंगे वाई को। ठीक है, इन दोनों को यहाँ लाकर रख देंगे 22 और ये, अब ये टोटल पीसी आ जाएगा। तो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को टोटल पीसी मिलेगा 3750 और इसको मिलेगा 35,10,000, टोटल पीसी हो गया 72,60,000। समझे? ये कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद देखो हमने बैलेंस शीट बनाया है, और बैलेंस शीट में एक तो शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल कितना आएगा? 6,20,000 शेयर, 5 रुपए का एक है। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, इसमें जो कैपिटल रिजर्व आया है ऑन टेक ओवर ऑफ बिजनेस,
जो हम निकालते हैं ना पीसी पेड माइनस नेट एसेट टेकन ओवर, तो उसमें अगर पीसी ज्यादा होता है तो गुडविल आता है, और पीसी कम होता है और नेट एसेट एक्वायर्ड ज्यादा होता है तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो इसमें नेट एसेट एक्वायर्ड ज्यादा है, पीसी जो पेड किया है आपने वो कम है, तो कैपिटल रिजर्व आया था, वो इसका वर्किंग नोट नीचे बना हुआ है। ठीक है, 7.5% डिवेंचर ये है 7.5, और ट्रेड पेबल आपका इतना दे रखा है। ठीक है, जो पीपीई है वो आफ्टर रिवैल्यूएशन लिया है, और करंट एसेट भी आफ्टर रिवैल्यूएशन लिया है। अब ये नोट्स टू अकाउंट है, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल 8 लाख शेयर है 5 रुपए का, और इशूड कैपिटल जो है वो 31 लाख है, और बताया है कि 6,20,000 शेयर है, 5 रुपए का एक शेयर है। इट इज इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो पीसी पेड इतना और आपका नेट एसेट इतना, तो नेट एसेट जो है वो इतना, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वही नेट एसेट होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 78 लाख, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। फिर पीपीई करंट एसेट और ट्रेड पेबल्स देखो हमने कैसे निकाला है, ये पीपीई हो गया, करंट एसेट ये हो गया, और म्यूचुअल ओइंग जो थी 1,37,250 वो इधर से भी घट गई, इधर से भी घट गई। ये आपका बैलेंस शीट में गया, ये एसेट में गया, दोनों एसेट में, और ये लायबिलिटी में गया। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बोलो बच्चों। चलिए, तो ये उसका क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये है आपका किस चीज का क्वेश्चन है, सीपीएल मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो जी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी के लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिगर इन करोड़ दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। अगर कोई म्यूचुअल ओइंग है, म्यूचुअल सेल्स था, म्यूचुअल कोई कंसल्टेंसी इनकम थी, कोई कमीशन थी, वो सब माइनस करने के बाद जो बचेगा वो चला जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को जोड़ना था, और इसमें से स्टॉक रिजर्व घटा देते जो 8 आया है इस क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल कंज्यूम को जोड़कर कोई म्यूचुअल सेल परचेज हुआ था वो घटा देना था। वेजेस एंड सैलरी को ऐड कर देना था, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को ऐड कर देना था, एडमिन एक्सपेंसेस को ऐड कर देना था। एडमिन में से अगर ये कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस थे जो एक ने पे किए थे दूसरे ने रिसीव किए थे तो वो माइनस कर देना था, यानी जो आपस के ट्रांजैक्शन थे वो हटाना था। फिर इंटरेस्ट को जोड़ देना था फाइनेंस कॉस्ट में, और डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें दे रखा है देखो 200 का गुड्स बेचा था, उसका 25% कॉस्ट में ऐड करके 1/5 अभी भी बाकी है, जो बाकी है उस पर 40 बाकी होगा। देखो 200 का 1/4 उस पर देखो स्टॉक रिजर्व आएगा, और वो स्टॉक रिजर्व इन्वेंट्री में जो इंक्रीज हुआ है उसमें से माइनस कर देना था 8 रुपए। ठीक है, ये आपके देखो आपस के ट्रांजैक्शन का वो डिटेल दे रखी है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पर सब नोट बना दिए हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या डिस्कस करूँ मैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नेट ओन्ड फंड का क्वेश्चन है बेटा, ये भी बिल्कुल, ये देखो नेट ओन्ड फंड निकल कर आया, ये भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या बोलूं मैं, बहुत ही आसान। ठीक है, जनरल रिजर्व प्री ही दे रखा था, पोस्ट था ही नहीं। प्रॉफिट प्री भी था, पोस्ट भी था। इसमें एडजस्टमेंट लगनी थी 3:9 की, टाइम एडजस्टमेंट, क्योंकि 1 जुलाई को आपने शेयर परचेज करे और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 23 को, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक 3 महीने प्री पीरियड था, 9 मंथ पोस्ट पीरियड था। ठीक है, तो जो प्रॉफिट था उसको प्री और पोस्ट में आपको बांटना था। तो जो करंट ईयर में 20,000 रुपए कमाए थे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है करंट ईयर में 20,000 रुपए कमाए, तो जो 20,000 कमाए हैं ना, इसमें से 3 महीने प्री होगा और 9 महीने पोस्ट प्रॉफिट होगा। तो 5,000 प्रॉफिट इसमें, इस 20,000 में से 5,000 का प्रॉफिट हटाकर प्री में लिखना था, बाकी 15,000 पोस्ट प्रॉफिट था। बाकी तो क्या है कि 8,000 का गुड्स था, 10,000 में बेचा, और ये गुड्स अभी भी स्टॉक में है, तो ये स्टॉक रिजर्व आएगा। स्टॉक रिजर्व कैसे, 25% गुड्स अभी भी मौजूद है, तो 25% मतलब 10,000 का 25% मतलब 2,500 का गुड्स अभी भी मौजूद है। इस 2,500 पर आपको लगाना था रेट। अब देखो 10,000 में 8,000 घटाओगे तो 2,000 प्रॉफिट कमाया इन्होंने, 2,000 कितने की सेल पर, 10 पर, तो 20% का रेट था, तो इस पर 20% के हिसाब से 500 का स्टॉक रिजर्व आया होगा, जो हमें माइनस करना था एंड में। ठीक है, 4,000 के डेटर्स क्रेडिटर्स एक दूसरे को ड्यू हैं, तो वो 4,000 क्रेडिटर्स में से माइनस करने थे, 4,000 डेटर्स से माइनस करना थे। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए किसने, एच ने ड्रॉ किए एस के ऊपर 15,000 के, लेकिन उसमें से 8,000 के इंडोर्स कर दिए। तो बेटा जो इंडोर्स हो जाते हैं वो थर्ड पार्टी को पेबल होते हैं, फिर वो आपस के नहीं रहते। फिर इसका मतलब 7,000 के आपस में ही होंगे, जो म्यूचुअल होंगे वो सिर्फ 7,000 होंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया और मैं और आप दोनों मिल रहे हैं अब, ठीक है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से जो मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किए थे, कुछ बिल मैंने डिस्काउंट करवा लिए या इंडोर्स कर दिए, तो फिर वो आपस के नहीं रहे, वो थर्ड पार्टी को पेबल है। फिर समझे, वो थर्ड पार्टी को पेबल है। तो जो थर्ड पार्टी को पेबल होता है वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। तो 15,000 के टोटल ड्रॉ किए थे, 8,000 आपने क्या करे,
इंडोर्स कर दिए, तो वो इंडोर्स वाले आपस के नहीं माने जाएंगे, सिर्फ जो 7,000 बचे वही आपस के माने जाएंगे। तो 7,000 आपको बीपी से घटाना, 7,000 बीआर से घटाना था। ठीक है, तो इसका देखिए मैंने ये बैलेंस शीट बनाया है, ये बैलेंस शीट है पूरा। इसके अलावा देखो ये रिजर्व सारा का सारा प्री था, फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को प्री और पोस्ट में बांट दिया है ये। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व निकल कर आया, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, ये आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस था, और ये देखिए कंसोलिडेटेड असेट एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में गया है, मशीनरी फर्नीचर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, इन्वेंट्री में स्टॉक रिजर्व घटाना था, और ये स्टॉक रिजर्व आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल से भी घटाना था। जो कंसोलिडेटेड पीएनएल मतलब ये देखो, यहां से देखो, ये कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं, उसमें से भी स्टॉक रिजर्व घटेगा और स्टॉक से घट जाएगा। अच्छा, फिर देखो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर है, और इधर क्रेडिटर्स और बीपी है। तो यहाँ देखो इनमें से 4,000 इधर से, 4,000 इधर से, और इसमें 7,000 इधर से, 7,000 इधर से, ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन थे। तो ये जितना फिगर आया ये सब बैलेंस शीट में जाने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैंने नोट 1 बनाया है, तो जहां भी नोट 1 लिखा होगा वो आपको यही टेबल देखनी है। ये देखो, ये नोट 1, ये नोट 1, ये नोट 1, सारी ये नोट 1 है। ठीक है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यही मैंने ऐड करके लिख दिया, उसका नोट में नहीं लिखा वहां। चलिए, फिर गार्नर वर्सेस मरे रूल कब नहीं लगता, ये थ्योरी का क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो आप अपने आप देख लेना है, थ्योरी है, कब नहीं लगता। ये बाईबैक का क्वेश्चन है, एक तो इसमें निकालना था कि 3 सिचुएशन दे रखी थी, उसमें बताना था मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक, और फिर जनरल एंट्री पास करनी थी। तो देखिए पहली सिचुएशन में बाईबैक पॉसिबल नहीं, तीसरी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं, इसमें 11,25,000 शेयर आप खरीद सकते थे। ठीक है, उसकी आपने एंट्री यहाँ पर डाल दी। फिर ये रिबेट का क्वेश्चन था, रिबेट आपको निकालना था। ठीक है, ये देखो, ये ड्यू डेट है, ये बिल का अमाउंट है, ये बच्चे बैलेंस शीट डेट के बाद जो पीरियड है जिसका रिबेट निकालना है, ये रेट दे रखा है, और ये रिबेट के अमाउंट है, और ये 4,334 टोटल रिबेट का अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये ओपनिंग रिबेट है 65,500, इसको कैंसिल करना था। इसकी एंट्री आपको क्या बनानी है, ओपनिंग रिबेट में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर जो आपने 1,25,000 का जो डिस्काउंट इस बार रिसीव करा, उसकी एंट्री होगी बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 1,25,000। फिर जो क्लोजिंग रिबेट आपने कैंसिल किया, बनाया है, क्रिएट किया है, ये वाला, इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रिबेट एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। और फिर एक चौथी एंट्री बनती है, जो डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस होता है वो पीएनएल में भेज देते हैं, तो ये डिस्काउंट रिसीव टू पीएनएल। तो ये देखो एंट्री बनी हुई है। ठीक है, और ये कैसे निकल कर आया, ये पूछा गया है आपको अलग से, तो ये मैंने यहाँ अलग से भी बनाकर दिखा दिया है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग रिबेट में जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ वो ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग रिबेट माइनस कर देते हैं, तो ये आपका बैलेंस आएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि बाईबैक की क्या शर्तें होती हैं। तो देखो ये कुछ शर्तें हैं जो मैंने यहाँ पर बता दी, वही कंपनी लॉ की शर्तें हैं, आपने पढ़ी होंगी। ये आपका बेटा लिक्विडेशन का क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये निकालना था कितना पैसा मंगाना है और कितना वापस करना है। तो 54,000 तो मंगाना है और 40,000 आपको वापस करना था शेयर होल्डर को। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। एलएलपी से बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक थ्योरी का क्वेश्चन था, ये मैंने लिख दिया है, समझे। ये आपका ईसॉप का बहुत ही आसान 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दे दिया। और बच्चों ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, इसका भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, हो गया बेटा खत्म। मुझे क्या बताना है, बहुत ही आसान पेपर था, मेरे को तो एवरेज पेपर लगा, बिलो एवरेज पेपर था ये। ग्रुप 1 का पेपर फिर भी थोड़ा सा मैं उसको अबव एवरेज मानता हूं, लेकिन ग्रुप 2 का पेपर बहुत ही एवरेज को पेपर था। ठीक है, जिन बच्चों ने भी प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, वो पूरा पेपर उन्होंने टाइम से पहले कर दिया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और किसी को भी अगर एडवांस अकाउंट की क्लासेस चाहिए, ग्रुप 1 अकाउंटिंग की क्लासेस चाहिए होंगी, तो बेटा मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आपको अच्छी क्वालिटी की क्लासेस बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।